हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे चैनल पे यूपी एनएचएम और एएनएम स्टाफ नर्स के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही थी उसमें भी एमपी एनएचएम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी उसमें इंक्लूड किए रहते थे। और बट अब मैं जो आज से जो सेपरेट एक बिल्कुल अलग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, जो कि स्पेशली एमपी एनएचएम और यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बच्चों में पाया जाने वाला कौन सा हैबिट डिसऑर्डर नहीं पाया जाता। हैबिट मीन्स आदत, मतलब आदत से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर जो होता है वो किस में नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। ये है आपका अंगूठा चूसना, और बी नाखून चबाना, एंड सी मेंटल रिटार्डेशन, एंड डी शारीरिक अंगों को काटना। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा हैबिट डिसऑर्डर नहीं है, यानी कि जो बच्चा जिस हरकत को जिस एक्टिविटी को बार बार करता है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग तो कौन सा हैबिट डिसऑर्डर नहीं है, तो इसमें आपका मेंटल रिटार्डेशन है, ये आपका हैबिट डिसऑर्डर नहीं है। आपने अपने घर में भी बच्चों को देखा होगा कि वो अंगूठा चूसते रहते हैं छोटे, या नाखून चबाते हैं, या वो कुछ अपने दांत से काटते हैं। तो क्या होता है, ये क्या है, एक प्रकार के हैबिट डिसऑर्डर हैं जो कि कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। ओके, तो ये हैबिट डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी रक्तवाहिनी आपका रक्तवाहिनी भ्रूण को प्लेसेंटा से ऑक्सीजन युक्त खून की सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी रक्तवाहिनी भ्रूण को प्लेसेंटा से ऑक्सीजन युक्त खून की सप्लाई करती है। ओके, तो इसमें आपकी कौन सी वेन होगी, ये है आपका ए अम्बिलिकल आर्टरी, और बी अम्बिलिकल वेन, एंड सी पल्मोनरी आर्टरी, एंड डी पल्मोनरी वेन। तो आपकी कौन सी ऑक्सीजन युक्त खून की सप्लाई करती है, अम्बिलिकल वेन। ओके, बी ऑप्शन इज राइट। अम्बिलिकल वेन क्या करती है, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है फीटस को। नेक्स्ट हमारा है, एक शिशु जिसका जन्म के समय वजन 2500 ग्राम या कम है कहलाता है, यानी 2500 ग्राम यानी 2.5 किलो। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका कम वजन वाला शिशु, लो बर्थ वेट बेबी, एंड बी है अधिक वजन वाला शिशु, एंड सी है अपेक्षित वजन वाला, डी उपरोक्त सभी। व्हिच ऑप्शन इज राइट, ये है आपका कम वजन वाला शिशु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे का वजन 2.5 किलो या उससे कम है तो वो क्या कहलाएगा, लो बर्थ वेट बेबी। ओके, लो बर्थ वेट बेबी यानी कम वजन वाला शिशु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पूर्व जन्म लेने वाला शिशु कहलाता है। ऑप्शन है आपके टर्म बेबी, बी है पोस्ट टर्म बेबी, एंड सी है प्री टर्म बेबी, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पूर्व जन्म लेने वाला शिशु कहलाएगा आपका प्री टर्म बेबी, यानी कि सी प्री टर्म बेबी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस उम्र का बच्चा 1 कप से तरल पदार्थ पीना प्रारंभ कर देता है, यानी किस उम्र का बच्चा कप से लिक्विड
जो लिक्विड है यानी तरल पदार्थ है उसको पीना प्रारंभ करता है। ऑप्शंस हैं आपके 6 महीने और 9 महीने, सी 12 महीने, एंड डी 15 महीने। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? आप साथ में अपने आंसर किसी नोटबुक पे लिखते भी चले और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके लिए ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में एक मूल्यांकन आपका हो पाएगा कि आप की तैयारी किस स्तर की चल रही है, किस लेवल की चल रही है। ओके, तो आप लिखिए ज़रूर कितने क्वेश्चन सही और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, तो ये क्या है, 12 महीने का बच्चा जब हो जाता है तो क्या होता है, कप से क्या है, लिक्विड लेने लगता है, यानी कोई पेय पदार्थ जो होते हैं वो कप से ले सकता है। 12 महीने में बच्चा सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रोंकियल अस्थमा की सबसे प्रमुख कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का अर्थ है यहाँ पे जटिलता। ओके, यानी जो प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स होती है उनको ही कॉम्प्लिकेशन कहा जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा हाइपोक्सीमिया, एंड बी एटिलेक्सिस, एंड सी है एफिसीमा, एंड डी है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, ब्रोंकियल अस्थमा की क्या होगा, हाइपोक्सीमिया। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होगा, जो आपकी सांस नली है उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और सांस लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा, एक नवजात शिशु का पहले 6 महीने तक वजन एवं लंबाई का मापन कितने दिनों में करना चाहिए? यानी एक जो न्यूली बॉर्न बेबी है, पहले 6 महीने तक जो उसका वजन है एवं लंबाई है उसका मापन कितने दिनों में करना चाहिए, यानी कितने दिनों पर करना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका साप्ताहिक, बी है मासिक, सी है प्रतिदिन, एंड डी है हर दूसरे दिन। ओके, तो उसका मापन करना चाहिए मासिक, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा है जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन है आपका क्रेटिनिज्म, एंड बी है मिक्सिडीमा, एंड सी है कुशिंग सिंड्रोम, एंड डी है बौनापन। तो इसमें क्या होगा आपका, जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है क्रेटिनिज्म। ओके, क्रेटिनिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, जो आपके थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में बनता है। ओके, और थायराइड ग्रंथ जो होती है ग्लैंड, वो हमारे गर्दन के गले के अगले हिस्से में एक बटरफ्लाई शेप में होती है थायराइड ग्रंथ। नेक्स्ट हमारा है, यदि एक बच्चा केवल गाय का दूध पी रहा है तो उसमें कौन सी कमी होने की संभावना होती है? यानी अगर कोई बच्चा सिर्फ गाय के दूध पर निर्भर है तो क्या उसके शरीर में किस चीज़ की कमी होने की संभावना होती है? ऑप्शंस आपके हैं कैल्शियम की कमी, और बी प्रोटीन की कमी, सी आयरन की कमी, एंड डी विटामिन की कमी। तो इसमें ऑप्शंस है आपकी क्या, आयरन की कमी। ठीक है, आयरन की कमी बच्चे में हो सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दूध में तो कैल्शियम का तो रिचेस्ट सोर्स है, अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और तमाम टाइप्स के विटामिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कमी किसकी होगी, आयरन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है, 1 लीटर ORS में शुगर की मात्रा होती है। तो इसका फुल फॉर्म आप सभी जानते हो, ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट्स,
और मेनली ये डिहाइड्रेशन और जो लूज मोशंस होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें शुगर की मात्रा कितनी होती है? 13.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, सी 3.5 ग्राम एंड डी 2.9 ग्राम। तो इसमें होगी 13.5 ग्राम। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा है क्रूप किस तंत्र से संबंधित बीमारी है? ऑप्शन श्वसन तंत्र, बी पाचन तंत्र, सी तंत्रिका तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रूप किससे संबंधित बीमारी है? ये है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इससे संबंधित बीमारी है क्रूप। ओके, नेक्स्ट हमारा है ICDS की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, फुल फॉर्म जान लेते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी एकीकृत बाल विकास योजना। ऑप्शन है 1962, बी 1975, सी 1992 एंड डी 2000। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, बहुत सारे एएनएम और स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लिए। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जब किसी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आप जो वीडियोस को देखना स्टार्ट करते हैं हमारे, ठीक है, आप 10 दिन वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके बाद हम पे आप ब्लेम करते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं है, ठीक है, आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये करना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप रियली आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम तो देना होता है, ठीक है। अब 6 महीने के टाइम में आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तब जाके आपको सफलता मिलने की थोड़ी सी उम्मीद है। अदरवाइज़ आप देख ही रहे हो कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग एक जॉब को पाने के लिए सालों साल 10 साल तक प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये किसी पर ब्लेम करना अच्छा नहीं है। अब जैसे मैं यही क्वेश्चन बता रहा हूँ 1975, ये क्वेश्चन एक नहीं, ये शायद ही कोई नर्सिंग का एग्ज़ाम हो जिसमें एएनएम स्टाफ नर्स में ये क्वेश्चंस ना पूछा गया हो, ठीक। अब मैंने आपको ये बता दिया, अब आप देखें या ना देखें, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप ये कहोगे कि आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर आप ना पढ़ें, ठीक है, आपको पढ़ना होगा और आपको अपने जो एग्ज़ाम जो नोट्स हैं, आपने चाहे वो भी डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड, उनको भी पढ़िए। सिर्फ यूट्यूब चैनल के सहारे मत रहिए, सिर्फ यूट्यूब चैनल के सहारे आप सक्सेस नहीं पा पाओगे। आपको इसके लिए मैं सच बात बता रहा हूँ, और इसके लिए आपको खुद से भी पढ़ना होगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम नोट्स हो गए, आपकी बुक्स होगी, तो उनको भी आपको देखना होगा, खुद से आप नोट्स बनाइए। और यूट्यूब चैनल आपके एग्ज़ाम में सहायक होता है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल हेल्पफुल होता है, बट बिल्कुल ही सिर्फ इसके सहारे रहना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप खुद से भी बुक्स पढ़िए, नोट्स पढ़िए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना सा आपको बताना था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बच्चे में विजडम टीथ आना कब प्रारंभ होते हैं? ऑप्शन है 10 से 14 वर्ष, बी 17 से 21 वर्ष, सी 20 से 25 वर्ष एंड डी 6 से 10 वर्ष। तो विजडम टीथ आना कब प्रारंभ होते हैं? ये है आपके 17 से 21 वर्ष, यानी कि 17 से 21 वर्ष के बीच में विजडम टीथ आना प्रारंभ होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग टीथ्स के टाइप तो जानते होंगे, जैसे आपका मोलर होता है, प्री मोलर होता है, कैनाइन होता है, ओके, 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसका कहेंगे हिंदी में कृंतक होता है, और अदनक होता है, और चर्वणक होता है, और अग्रचर्वणक
चार्वड़क होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप अगर एग्ज़ाम में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होते हैं। तो जो शुद्ध हिंदी लिखी होती है तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, उसको समझने में मुश्किल होती है, इसलिए आप इंग्लिश में भी उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सी वायरल संक्रमण बीमारी नहीं है? ऑप्शन है चिकन पॉक्स, मम्प्स, डिप्थीरिया एंड डी मीजल्स। कौन सा वायरस से संबंधित बीमारी नहीं है, यानी कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? ये है आपकी सी, डिप्थीरिया। ये होती है आपकी बैक्टीरिया से होती है और इसका नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ओके, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से डिप्थीरिया नामक बीमारी होती है। और जो आपकी बीमारियां चिकन पॉक्स, मम्प्स, मीजल्स, ये सब वायरस जनित बीमारियां हैं। नेक्स्ट हमारा है हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन का रूट क्या है, यानी हेपेटाइटिस बी का वायरस कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? ऑप्शन पेनेट्रल, बी सेक्सुअल एंड सी संक्रमित मां से बच्चे में, डी उपरोक्त से भी। ऑल ऑफ द अबव। कैसे फैलेगा? हेपेटाइटिस वायरस क्या होता है, बॉडी फ्लूइड से या ब्लड से मेनली फैलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तीनों तरीके से फैलता है, यानी संक्रमित मां से बच्चे में होता है, पेनेट्रल तरीके से भी होता है, सेक्सुअल से। ओके, सेक्सुअल यानी कि इन तीनों टाइप से ये वायरस का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एग्ज़ाम में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप अभी से ही लग जाएं, और अगर आपको सफलता पानी है तो एडमिट कार्ड की डेट का वेट मत करिए, एग्ज़ाम की डेट का वेट मत करिए। बस ये समझिए कि हमें इसमें सक्सेस पानी हो, तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। स्पेशली हम बात कर रहे हैं एमपी एनएचएम एएनएम और स्टाफ नर्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो यूपी एनएचएम एएनएम स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2020, ठीक है, उसका जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है, इसी नाम से है यूपी एनएचएम एएनएम एग्ज़ाम 2020, हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगा। उसमें आप जाके आप सारे वीडियोस देख डालिए जो यूपी एनएचएम वाले स्टूडेंट्स हैं। आपको मैं बिल्कुल निश्चित पूर्वक ये बता रहा हूँ कि आपको बहुत ही बढ़िया उससे लाभ मिलेगा, बेनिफिट होगा आपको उस वीडियोस को देखने से। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।